सो आज का टॉपिक हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम स्टार्ट करते हैं। देखो, सन का लैंग्वेज लिख लेते हैं सबसे पहले। सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका लैंग्वेज हम लोगों ने लिख लिया कि दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम बायो तथा सेवर्ट था। उन्होंने 1820 ईस्वी में, और वो बेसिकली फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1822 में एक नियम प्रतिपादन किया जो संबंधित था चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में। इतना हमें इस लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फटाफट से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, ये मैंने एक चालक तार मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जिसका लेंथ dl है सपोज, एंड यहाँ पे कोई एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है dB। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब dB हमें निकालनी है। और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी मान लेते हैं I है, और इस चालक तार पर I धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इनके बीच जो कोण बन रही है, लेट सपोज उसका नाम दे देते हैं थीटा। इतना इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक चालक तार ले लिया है जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार की लेंथ dl है, और एक बिंदु P है जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने स्मॉल r से डिनोट कर दिया है, और यहाँ पे जो कोण बन रही है उसको थीटा मान लिया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र dB चालक। देखो, और एक मैं बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि देखो, बायो एंड सेवर्ट ने क्या बताया था कि हमें क्या निकालना है। हमें इस स्ट्रक्चर में पता चल गया है कि हमें जो ये P है, यहाँ पे इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, उसको हम लोगों ने माना है dB। ठीक है, तो बायो एंड सेवर्ट ने क्या कहा था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसका रिलेशन इस r के, इस बीच की दूरी r के साथ क्या है, इस तार में बहने वाली धारा के साथ क्या है, इस बनने वाले कोण की थीटा के साथ क्या है, और इस पूरे लंबाई dl से dB का रिलेशन क्या है, ये सारी बातें बताई। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र dB चालक में बहने वाली, सबसे पहले धारा से इसका क्या रिलेशन है ये निकालते हैं। सो चुंबकीय क्षेत्र dB चालक में बहने वाली धारा, यहाँ पे I माना है, धारा I के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। किसके अकॉर्डिंग, बायो एंड सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समानुपाती, इसका मतलब dB समानुपाती होती है I के। इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती एंड अनुक्रमानुपाती एक ही होती है, व्युत्क्रमानुपाती अलग होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, dB समानुपाती I, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझ लो,
इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी तो ये धारा भी बढ़ेगी, अगर ये धारा बढ़ेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, समझ आ गया। नाउ सेकेंड पॉइंट इसका, अब देखते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका रिलेशन इस एल, इसके पूरे इस तार की लंबाई के साथ क्या है। ठीक है, सो चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई dl के समानुपाती होती है। किसके अकॉर्डिंग? बायो एंड सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सो dB समानुपाती dl, इक्वेशन 2 को भी हाईलाइट कर देते हैं। dB समानुपाती dl, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो dB चुंबकीय क्षेत्र है, ये dl जो पूरे तार की लंबाई है इसके साथ समानुपाती का रिलेशन रखती है। इसका भी मतलब क्या है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी तो लेंथ इसका बढ़ेगा इस तार का, अगर इसकी लेंथ बढ़ेगा तो ये इसके चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा यही है। नाउ अब हमारा थर्ड क्या होगा, थर्ड हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है इसका रिलेशन जो है r के साथ क्या है। ठीक है, इस r के साथ क्या है, इनके बीच की दूरी r के साथ क्या है। सो थर्ड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन जो चालक तथा बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग, मतलब दूरी जो था r के साथ, इसका रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो dB व्युत्क्रमानुपाती कैसे होती है, 1/r²। ठीक है, साइन ये समानुपाती वाला ही होता है लेकिन ये 1/r² होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो समझ लो कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता क्या है। देखो समानुपाती मतलब क्या होता था, अगर तो ये 1 में नहीं रहता, ये ऐसे रहता dB समानुपाती r², तो इसका मतलब ये सिंपल सा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो ये r का मान भी बढ़ेगा, अगर तो r का मान बढ़ेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा तो इस r का मान घटेगा, और अगर इस r का मान घटाए, इस r के मान को घटाया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। उल्टा मतलब इसको अगर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, यही होता है सिंपली व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, नाउ अब चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन थीटा के साथ क्या होता है। dB का रिलेशन r के साथ देख लिया, व्युत्क्रमानुपाती है। dB का रिलेशन I के साथ देख लिया, समानुपाती है। dB का रिलेशन dl के साथ देख लिया, समानुपाती है। अब लास्ट dB का रिलेशन थीटा के साथ देखना है। फोर्थ पॉइंट, अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की ज्या के चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। किसके अकॉर्डिंग, बायो एंड सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सो dB समानुपाती साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आ गया है ना, याद रखना ये जो जया है, जया का मतलब क्या होता है, जया का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पांश तथा बिंदु P, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है इसका रिलेशन थीटा के साथ कैसा है, समानुपाती है। तो सबके साथ समानुपाती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो ये साइन थीटा, थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान घटेगा तो थीटा का मान अगर घटाया जाए तो ये dB भी घटेगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिला व्युत्क्रमानुपाती का, वो है r के साथ dB का रिलेशन ही व्युत्क्रमानुपाती मिला, बाकी सब समानुपाती था। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सम्मिलित रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार चारों इक्वेशन को। तो एक बार यहाँ पे ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड ये रही इक्वेशन 4, देख लो अच्छे से। अब इन चारों को मैं नेक्स्ट पेज में सम्मिलित रूप से लिख रही हूँ। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को सम्मिलित रूप से
लिखने पर। तो डी बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी डी बी है इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में डी बी है, इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड में डी बी है, इक्वेशन 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड में डी बी है। तो यहाँ पे भी डी बी अब समानुपाती। अब एक रूल तो पता ही हमें कि अगर इसके सारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, तो सारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, डी बी डी बी डी बी, तो राइट हैंड साइड में जितने भी चीज़ें हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इसलिए समानुपाती पहले इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन ये आई के समानुपाती है, उसके बाद डी एल के समानुपाती है, तो आई डी एल, उसके बाद आर स्क्वायर 1/r² के हैं, और उसके बाद साइन थीटा के समानुपाती है। तो आई डी एल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ओवर आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारा बायोस एंड सेवर्ट लॉ, ठीक है, का इक्वेशन। Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.